हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा पूरा यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक, जो कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर के और हायर एजुकेशन सिस्टम तक की सभी टॉपिक पे थ्योरिकल तरीके से एक मैराथन क्लास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट आपका जो टॉपिक आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। दूसरा पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। देन उसके बाद फिफ्थ टॉपिक अगला पढ़ेंगे आपका आईसीटी, और उसके बाद सिक्स टॉपिक आपका रहेगा आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। देन उसके बाद द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। ठीक, द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट सेवंथ टॉपिक आपका रहेगा हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम। बस। अब बाकी आपके जिसमें अगला टॉपिक आता है आपका डीआई अर्थात डाटा या डेटा इंटरप्रिटेशन, या डेटा ही लिखते, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक। और उसके बाद आपका नाइन्थ जो आपका एक और होता है कॉम्प्रीहेंशन। वैसे शुरुआत में होता है कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद नेक्स्ट आपका टेंथ जो होता है मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये है पूरा आपका टॉपिक। 10 यूनिट टोटल इतना है। अब दोस्तों, इसमें जो आपका यूजीसी नेट का, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, एक चीज याद रखना, बहुत से लोग का सेंटर या चेंज हो गया है, तो अभी से अपना डाउनलोड करके पता कर लो कि आपका सेंटर कौन से स्टेट में है या कौन से आपके सिटी में है। इससे क्या है कि अभी 2 दिन 3 दिन जिनका कॉमर्स का सब्जेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, अभी उनका 7 तारीख को पेपर है, तो आप पहले एक बार डाउनलोड करके अपना सेंटर चेक कर लो कौन सा सिटी में आपका है। इससे हमें पता, क्योंकि ठंड का दिन है, ठंड बहुत भयंकर है दोस्तों, तो उससे आप क्या करेंगे, 2 दिन या 1 दिन पहले आप अपने घर से बाहर निकलो और कहीं भी आप रुकने का प्रयास करना, अच्छे जगह रुकना, जहां भले 200-400 रुपया ज़्यादा लग जाए दोस्तों। ठंड में अपने आप को बहुत सावधानी रखना जब भी पेपर देने जाना, क्योंकि आप अच्छे हो तो पेपर अच्छा होगा। अगर आप में कोई तबीयत आपकी खराब हो गई तो पेपर ठीक नहीं हो पाता। इसलिए पहली प्रायोरिटी अपने आप को ध्यान रखो, ठीक है। ये सब टॉपिक जितना है दोस्तों, इसी पे एक एक करके बात करते हैं। पहले समझेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग मीन्स क्या होता है, आपकी जो एक पर्सनालिटी है, जो आप बात करते हो, जो आप बोलते हो, टीचिंग का बेसिक यही पर्सनालिटी होता है। आपके अंदर कितना अच्छा, आप कितने अच्छे तरीके से बात कर सकते हो, आपके अंदर क्या स्किल है बात करने का, एग्जाम्पल कितने अच्छे दे करके आप समझा सकते हो। अगर ये आपके अंदर टैलेंट है तो आप अच्छे टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिक पर्सनालिटी निखार लाते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, टीचिंग पर्सनालिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें आप पढ़ते हैं पहला, यहां पर बताते हैं दोस्तों क्या पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिक आता है शुरुआत में कॉन्सेप्ट। दूसरा इसका हम पढ़ेंगे मेथड्स, ठीक। तीसरा इसके पढ़ेंगे लेवल। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टर।
कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें ब्लॉम टेस्टोनॉमी, ब्लॉम टेस्टोनॉमी। उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग, इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग। इवेल्युएशन में कहीं कहीं ईवीओ होता है, कहीं कहीं ईवी हटा देते हैं, बात इतना समझना, वी को इवेल्यू, इसको यार, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के बाद अगला आता है आपका मॉडल ऑफ टीचिंग, मॉडल ऑफ टीचिंग। बस इतना ही अगर आपने पढ़ा है तो टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिक चीजें आप समझ गए होंगे। और भी 2-4 टॉपिक है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, नीले कलर से है, आप समझ जाना क्या क्या। अगला टॉपिक इसी में री टीचिंग कॉन्सेप्ट, री टीचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इफेक्टिव ऑफ टीचिंग, इफेक्टिव ऑफ टीचिंग। ये बस इतना अगर आपने पढ़ा तो ये आपका पूरा जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिक यहां से कॉन्सेप्ट एक एक करके आप समझाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, अवेयर अच्छे हैं, आपके पास एक पेशेंस आप रखते, धैर्य रखते। टीचिंग में एक चीज याद रखना, आप बहुत पेशेंस, बहुत काम, बहुत शांत आदमी होना चाहिए। अगर आप गुस्सैल व्यक्ति के रहेंगे तो आपसे स्टूडेंट और टीचर के बीच में अच्छी एक बाउंडेशन नहीं बनेगा, तो वहां से क्या होगा, अजीब सा बिहेव आपको लगेगा, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे बहुत टीचर हैं टोंड मारते रहते हैं इनडायरेक्टली, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोग आजकल इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट में क्या क्या होता है, अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी सूचना को सही तरीके से अपने विद्यार्थी तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं, वही क्या होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। लेकिन टीचिंग यही दिया है शब्द में, जो बताना, और एप्टीट्यूड मतलब आपके अंदर क्या वो क्षमता है। अगर ये बेसिक चीजें आपके पास है, पेशेंस है, कॉन्सेप्ट क्लियर है और अच्छे पोलाइटली तरीके से चीजों को बताते हैं, समझाते हैं, तो इसी बोलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। अर्थात ये हो जाता है आपका कॉन्सेप्ट बेसिक, उसकी मीनिंग और परिभाषा, अर्थात मीनिंग एंड डिफिनेशन। अब पढ़ते हैं इसका मेथड्स। मेथड्स इसके अलग कितने हैं, टोटल 4 मेथड्स, वैसे कई है लेकिन बेसिक समझो कौन कौन। ऑफलाइन मेथड, ऑफलाइन मेथड्स। नेक्स्ट ऑनलाइन मेथड्स, ऑनलाइन मेथड्स। नेक्स्ट उसके बाद आपका ऑनलाइन ऑफलाइन हो गया। फिर उसके बाद टीचर सेंटर मेथड, टीचर सेंटर, ऐसे लिख देते हैं दोस्तों, समझ जाना, जगह भी कम है। टीचर सेंटर्ड मेथड। उसके बाद लर्नर सेंटर मेथड। ये बेसिक इतना मेथड्स होते हैं। आप देखिए कौन कौन सा। जब मेथड पढ़ेंगे टीचिंग का मेथड से ही, ऑफलाइन क्या होता है, सामने स्टूडेंट बैठे हैं और गुरुजी बोर्ड के सामने है, जो फेस टू फेस क्लास चलती है, उसी को बोलते हैं ऑफलाइन मेथड्स। ये था आपका ओरिएंटल कॉन्सेप्ट, ओल्ड मतलब पुराना कॉन्सेप्ट। दूसरा आ गया आजकल ऑनलाइन मेथड्स। ऑनलाइन मेथड्स क्या होता है, अब टीचर और स्टूडेंट आमने सामने नहीं होता, फेस टू फेस नहीं होता है, बट किसी इंस्ट्रूमेंट या सिंक्रोनस असिंक्रोनस के माध्यम से, आगे जब कम्युनिकेशन बताएंगे तो यही टॉपिक देखने को मिलेगा। तो आज टीचर क्या करते हो, सिंक्रोनस या असिंक्रोनस के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से पढ़ाते हैं, जिसमें आपका वीडियो हो गया या आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल की जो कैमरा है, या आपका प्रोजेक्टर हो गया, लैपटॉप हो गया, इनके माध्यम से आप क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हो, बच्चे पढ़ लेते हैं। ये हो गया आपका ऑनलाइन मेथड्स। ऑनलाइन मेथड्स में बेसिक कुछ गवर्नमेंट के बेसिक जो पॉलिसी बना है, जिसमें आप देखते होंगे स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है। स्वयं और स्वयं प्रभा एक कई बार एग्जाम पूछता भी है। इसमें कुछ चैनल है, पहले 36 था, कभी उसके बाद 42 किया, कभी 86 करते, इसमें चैनल बढ़ाते घटाते रहते हैं। डीटीएच कनेक्शन के माध्यम से आपको सभी, आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो। जो क्लास 6 लेकर के क्लास 12 तक या ग्रेजुएशन तक कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं।
ये होता है आपका ऑनलाइन मेथड्स। उसके बाद टीचर सेंटर मेथड। टीचर सेंटर मेथड मीन्स होता है क्योंकि जब वो टीचर लेक्चर देता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो एक टीचर सेंटर मेथड है, लेकिन टीचर किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। टीचर खुद होमवर्क करता है, खुद पढ़ाता है और लोगों को बताता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड, जो कि टीचर क्या करता है, लेक्चर देता है। ये चीज हो गया। अगला लर्नर सेंटर मेथड। लर्नर सेंटर मेथड क्या है, जब बच्चे आपस में बैठकर एक ग्रुप बनाते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं किसी टॉपिक पे। जैसे मान लीजिए कोई बोला कि चलिए आप पॉलिटी पढ़ते हो या हिस्ट्री पढ़ते हो, तो बच्चे आपस में बैठ के कोई पॉलिटी बता रहा है, कोई हिस्ट्री बता रहा है, एक दूसरे को नॉलेज को क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, एक दूसरे को क्रॉस इलास्टिक तरीके से चीजों को बताया जा रहा है। इलास्टिक इकोनॉमिक्स बात हो जाती है, बट एक क्रॉस नॉलेज को ट्रांसफर किया जा रहा है। एक को हिस्ट्री याद हो रहा, दूसरे को पॉलिटी। तो जो ये बच्चे आपस में सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं लर्नर सेंटर मेथड्स। ओके, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग को देखा जाए, इसको 3 भागों में बांटा गया है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। यहां पर बताएंगे दोस्तों आपको मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। ये बेसिक 3 है इसके लेवल। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछता भी है और मैचिंग करने का आता है क्वेश्चन। मेमोरी लेवल मीन्स होता है जो आपको याद कराया जाता है, जो आपको रटाया जाता है। जैसे क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चे को देखा जाए, क्लास 1 से क्लास, जो कि क्लास कौन से 1 से लेकर के 5 तक के जो बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाते हैं, उसके दिमाग पर भी आप डेटा फीड करते हैं, एक एक चीज से परिचित कराते हैं, उसी बोलते हैं मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट। फिर पूछता है मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, उनका नाम था हर्बर्ट। तो हर्बर्ट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट, क्या नाम था, हर्बर्ट। इन्होंने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक। अगला बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल मीन्स होता है जब आप पढ़ना लिखना और सीख जाते हैं, आप में इतनी समझ आ जाती है। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे को देखिए, क्लास 6 से और क्लास 12 तक के बच्चे को, इन्हीं को बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ पर क्या करता है, बच्चा लिखना पढ़ना बोलना सब कुछ सीख जाता है। अब यहाँ इस कॉन्सेप्ट किसने दिया, उनका नाम था मॉरिसन। मॉरिसन एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था दोस्तों। तो ये भी आपका पूछता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल मीन्स होता है जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, आपका कोई गोल होता है कि आपको डॉक्टर बनना है या आपको आईएएस बनना है या आप मान लीजिए प्रोफेसर बनना चाहते हैं। जब आप खुद सेल्फ स्टडी तैयारी करते हैं अपना गोल प्राप्त करने के लिए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। लेकिन एक कॉन्सेप्ट किसने दिया था, उनका नाम था हंट। ये चीज होगी आपका लेवल ऑफ टीचिंग। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स होता है चरित्र की बात करता है कि इसमें 2 की बात होती है, एक लर्नर की और एक टीचर की। अब दोनों की क्या होता है, टीचर का क्या कैरेक्टर होता है, टीचर कैरेक्टर लेक्चर देना, पढ़ाना और क्लास में अटेंडेंस लगाना, यही काम होता है। और लर्नर का क्या होता है, पढ़ना होमवर्क करना। लेकिन लर्नर का बेसिक 2 भाग में बांट दिया, एक होता है एडोलसेंट और एक होता है एडल्ट। एडल्ट वो होता है जो थोड़ा सा वयस्क होते बड़े हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका 18 प्लस हो गए तो वयस्क हो गए, 18 से नीचे उम्र के हैं तो एक प्रकार से एडोलसेंट है। इसलिए कैरेक्टर को 2 भागों में बांटा गया, जो कि कौन सा, एक टीचर और एक लर्नर। लर्नर को 2 भागों में बांटा, कौन, एक एडोलसेंट और एक एडल्ट। तो ये बेसिक चीज बात करता है। लेकिन जो आपका एडोलसेंट होता है वो कितना समाज को कंट्रीब्यूट करता है, और जो एडल्ट होता है वो कितना समाज को बेहतर बनाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर एडल्ट और एडोलसेंट, अभी एडोलसेंट जो सीखने प्रोसेस में है, एक एक चीज से परिचित हो रहा है। लेकिन यहाँ टीचर का क्या कैरेक्टर होता है, टीचर एक बेहतर स्टूडेंट बनाता है, एक बेहतर समाज के एक अच्छा विद्यार्थी का निर्माण करता है। ये इनका कैरेक्टर की बात करता है। अब बात करते हैं ब्लॉम टेस्टोनॉमी। ब्लॉम टेस्टोनॉमी जो है, इसका बेसिक 3H कॉन्सेप्ट है दोस्तों, याद रखना। यहाँ पर 3H कॉन्सेप्ट है, इसकी बात करते हैं।
इनमें कौन कौन लोग आते हैं? 3H मीन्स एक H होता फर्स्ट आपका H, एक होता हार्ट HEART हार्ट, एक होता हेड HEAD हेड, और एक होता आपका हार्ट हो गया हेड, और एक होता हैंड HAND। ऐसे समझो 3H मीन्स होता है आपका एक हेड सिर, दूसरा हेड हाथ, तीसरा हार्ट आपका हृदय। ये 3 कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया? जैसे क्या था आज के समय में, देखिए बहुत से टीचर सक्सेस इन लाइफ में आगे बढ़ गए। पैसा कमाना, सिर्फ पैसा कमाना और बुद्धि को तार्किक रूप में रखना ही सब कुछ नहीं होता है, बट एक समाज को बेहतर बनाने के लिए आपके पास एक इमोशनल होना चाहिए, इम्पैथी होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। इसीलिए यहां पर जो होता हार्ट मीन्स होता आपका सिंपैथी, जिसको बोलते हैं इमोशनल, और हेड मीन्स होता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब जो आप थिंकिंग प्रोसेस करते हैं, अपनी नॉलेज को बेहतर करते हैं, और हैंड मीन्स होता है जो आप रोजी रोटी के लिए एक्शन करते हैं, कोई कार्य करते हैं। तो इसीलिए ब्लूम टेक्सोनोमी 3H कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर आपका दिमाग अच्छा हो गया, आपने पढ़ाई किया, आप अच्छे डॉक्टर, अच्छे प्रोफेसर बन गए, अच्छी बात है, तो आपके पास रोजगार हो गया, आपके दिमाग भी अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास इमोशनल नहीं है, किसी के दुख दर्द को नहीं समझेंगे, तो एक बेहतर समाज कैसे निर्माण करेंगे? ये भी होना बहुत जरूरी है, अर्थात करुणा दया होना बहुत जरूरी है। इसलिए 3H कॉन्सेप्ट दिया गया, बस इतना ही है। अब बात करते हैं अगला, इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग। इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग मीन्स क्या होता है? आप जब मूल्यांकन करते हैं किसी बच्चे को, आप पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के दौरान और पढ़ाने के बाद, 3 तरीके से आप क्या करते हैं? इवेल्युएशन करते हैं। जब आप इवेल्युएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो उसको क्या करते हैं? परसेंटेज में नंबर दिखाएंगे, या परसेंटेज देंगे, या ग्रेड बेस पे उसको बताएंगे। आप सपोज करिए आप किसी बच्चे को, या 12th क्लास में हो या बीकॉम कर रहा हो, तो आप उसको पढ़ाने से पहले उसके बारे में पूछेंगे कि बेटा आप कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा है। तो पढ़ाने से पहले आप जो टेस्ट लेते हैं कि भाई आपको अकाउंट्स आती है कि नहीं आती है, अकाउंट्स में टोटल कितने लेजर बनते हैं पता है कि नहीं है, तो हर बेसिक चीज, बैलेंस शीट कैसे बनती है, जब बच्चे के आप क्या करते हैं? चेक करते हैं। अब वहां से आप एक आंकड़ा लगा लेते हैं कि अभी बच्चे में और जागरूकता की कमी है, चीजें अभी अच्छा नहीं जानता या बहुत बेहतर जानता है। 2 ही चीज होगा, या तो बहुत अच्छा जानेगा या तो नहीं जानेगा। तो यहीं से आप क्या करते हैं? उसको बोलते हैं बिफोर इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग। उसके बाद एक होता है जब आप बच्चे को ट्यूशन या पढ़ाना शुरू करते हैं, पढ़ाने के दौरान बीच बीच में जब आप क्वेश्चन पुटअप करते हैं, पूछते हैं, उसको बोलते हैं ड्यूरिंग टीचिंग कॉन्सेप्ट। और तीसरा होता है जब आप बच्चे को पढ़ाने के बाद, मान लीजिए पूरा कोर्स पढ़ा दिया, जैसे मैंने पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड या पूरा 10 यूनिट मैंने आपको पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद अब इस पे मैं क्या करता हूँ? उसका मूल्यांकन करता हूँ या टेस्ट लेता हूँ, उसको बोलते हैं आफ्टर टीचिंग इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये होता है मूल्यांकन। ठीक, बस और कुछ है नहीं दोस्तों। अगला बात करते हैं मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है? इसके बेसिक 3 कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से? पेडागोजी, एंड्रागोजी और हेटागोजी। आजकल एक न्यू मॉडल कॉन्सेप्ट आ गया, बट इतने तीनों पकड़ो, इसी पे आपका सवाल बन जाता है। पेडागोजी मीन्स क्या होता है? जब आप बच्चे को या किसी को, गुरु और टीचर मतलब एक प्रकार से गुरु जी हैं और उनके विद्यार्थी, अब गुरु जी बार बार बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, बेटा ऐसे लिखो, ऐसे मात्रा लगाओ, ऐसे लेटर लिखो, ये स्पेलिंग यहाँ गलत है, तो इसको बोलते हैं पेडागोजी। दूसरा होता है एंड्रागोजी। एंड्रागोजी में थोड़ा सा टीचर गैप लेता है, बट टीचर क्या करता है, गुरुजी क्या करते हैं? बच्चे को गाइड करेंगे, बट अब वो पेन पकड़ के उसको समझाएंगे नहीं। अब वो बच्चा खुद लिखेगा, खुद मात्रा लगाएगा, खुद अपने होमवर्क करके लाएगा, गुरुजी को दिखाएगा, उसको बोलेंगे एंड्रागोजी। तीसरा होता है आपका हेटागोजी। हेटागोजी मीन्स होता है जब बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, अब वो गुरुजी की आवश्यकता नहीं है, वो खुद से सारी चीजें सीखता है, पढ़ता है, अपना लक्ष्य बनाता है, उसको बोलते हैं हेटागोजी। बस इतना ही था, ये हो गया मॉडल ऑफ टीचिंग। अब बात करते हैं रीटीचिंग कॉन्सेप्ट। रीटीचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है, जैसे आप मान लीजिए कल आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आपका जब इंटरव्यू होगा दोस्तों, तो पैनल में 8-10 लोग बैठे रहेंगे, इसे बोर्ड होगा, आपको पेन दे देंगे, बेटा एक टॉपिक है, इसको मुझे समझाओ। अगर एक टाइम होता है 10 मिनट के अंदर, अगर 10 मिनट के अंदर में उस टाइम के अकॉर्डिंग सारा कॉन्सेप्ट आपने समझा दिया, अगर नहीं समझा पाते फिर से आपको टाइम देंगे, तो दोबारा जब उसी चीज को आप पढ़ाएंगे तो बोलेंगे रीटीचिंग कॉन्सेप्ट। तो रीटीचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आपने पढ़ाया, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका फीडबैक देंगे, अगर फीडबैक अच्छा है
तो आपको दोबारा नहीं पढ़ाना होगा। अगर फीडबैक सही नहीं आया फिर दोबारा आप पढ़ाओगे। इसी को बोलते हैं रीटीचिंग कॉन्सेप्ट। अगला होता है इफेक्टिव ऑफ टीचिंग। इफेक्टिव मीन्स होता है जो आपको प्रभावित करती है। टीचिंग प्रभावित कब होती है? या तो आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी हो, आपकी राइटिंग अच्छी हो, आप जो चीज़ समझाने के एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं तभी तो टीचिंग इफेक्टिव होगा, तभी तो प्रभावित होगा। ये होता है आपका इफेक्टिव ऑफ टीचिंग। ये मैंने दोस्तों सारा पॉइंट आपको समझा दिया। बस इतना अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो काफ़ी चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक, अब अगला टॉपिक हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। कौन सा? रिसर्च एप्टीट्यूड। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। जिन बच्चों को, या जो भी बच्चे, क्या सब तो हमारे एज के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे कोई नहीं, सब समझदार लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, पढ़ाई करते रहें। बस आपका जरूर आप देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ है पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा इंटरटेनमेंट होना चाहिए। नहीं जो 24 घंटा पढ़ाई में डूबे रहो, पढ़ाई भी करो, इंटरटेनमेंट करो, थोड़ा मनोरंजन भी करो। अपने दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको मेंटल एक पीसफुल, जिससे बात करके आपको सुकून मिले, ऐसे दोस्त बनाओ। ऐसे दोस्त मत बनाओ जो 24 घंटे नेगेटिव बात करता हो। ठीक है, नेगेटिव लोग आपको पीछे कर देंगे। आइए अब ये बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। अब देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। पहले इसके समझेंगे कॉन्सेप्ट, वही चीज़ कॉन्सेप्ट। फिर पढ़ेंगे पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविज्म क्या है, एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या है, विस्टिक। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ेंगे कैरेक्टर ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक पढ़ेंगे एथिक्स ऑफ रिसर्च। और उसके बाद आईसीटी सपोर्ट क्या करता है, आईसीटी सपोर्ट रिसर्च एप्टीट्यूड। ये बेसिक चीजें आप पढ़ें, बताएं। अब एक एक करके समझाते हैं, पूरे सिलेबस में दिया हुआ है। देखिए मैथड्स जो इसके बेसिक 5 हैं, वैसे और भी हैं। टाइप्स टोटल 3 हैं, 30 हैं। कैरेक्टर इसके 12 हैं। मैंने कई बार इस पर वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, बट एक एक चीज दोबारा इसको समझा देते हैं जो आपको क्वेश्चन पूछता है। आगे और पढ़ना चाहेंगे तो मैथमेटिक्स करके बहुत भी चीज आता है, वो भी बता देंगे, जिसमें आपको पढ़ना होगा टी टेस्ट क्या है, जेड टेस्ट क्या है, काई टेस्ट क्या है। यहां लिख देते हैं एक एनोवा टेस्ट क्या है, एनोवा। बस चलिए आइए अब शुरू करते हैं। रिसर्च मीन्स होता है किसी चीज का पुनः खोज करना, नया चीज का आविष्कार करना। अगर आप नई चीज का आविष्कार नहीं करेंगे, कल आप मान लीजिए टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, या आप रिसर्च फील्ड में काम करते हैं, जब आपका जीआरएफ हो जाएगा तो आप क्या करें, कोई ना कोई टॉपिक पे रिसर्च करेंगे। तो जब आप रिसर्च तभी करेंगे, पहले आपको क्या चाहिए, किसी चीज का प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को आपको ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। एक टॉपिक इसमें और छूटा हुआ है, स्टेप ऑफ रिसर्च, रुक जाइए, चलिए अभी बताएंगे इसी में, कोई बात नहीं। तो रिसर्च मीन्स होता है नई चीज का आविष्कार करना, नई चीज का खोज करना। आप जैसे हर दिन नई चीज आप देखते होंगे मार्केट में, नए प्रकार के मोबाइल आना, नए फैशन आना, नए स्टाइलिश, हर एक चीज क्या होते हैं, ये क्या है आपका, ये रिसर्च का ही तो देन है। और जब आप रिसर्च करेंगे तो क्या है, पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविस्टिक, ये कहता है तार्किक और वैज्ञानिक होना चाहिए। पॉजिटिविज्म मतलब तार्किक, और पॉजिटिविस्टिक मतलब एक हो गया वैज्ञानिक। दोनों होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो आपका क्या होगा, एक प्रकार से समाज को आप बेहतर कर सकते हो, देश को बेहतर बना सकते हो, अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हो, अपने देश में नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हो। तो रिसर्च होना बहुत जरूरी है।
इसलिए 2 पॉइंट ये जो होता है पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविस्टिक मतलब साइंटिफिक होना चाहिए और तार्किक होना चाहिए। अगला हम पढ़ते इसमें मेथड्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स ऑफ रिसर्च मीन्स होता है कितनी प्रकार की इसकी विधि होती है। तो अगर मेथड्स देखा जाए एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, डिस्क्रिप्टिव मेथड्स, हिस्टोरिकल मेथड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, क्वालिटेटिव मेथड्स, और भी अगर पढ़ेंगे डिडक्टिव मेथड्स, इंडक्टिव मेथड्स। बट इतना ही है, 5 आप पढ़ो कौन कौन सा। पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल मेथड्स क्या होता है। हिस्टोरिकल जो भी आप भारत में देखिए आर्ट एंड कल्चर का बेसिक जो आपका हेरिटेज है, जिसमें आप देखते होंगे संगीत के फील्ड में जाइए या डांसिंग है, एक्टिंग है, सब क्या है आपका एक धरोहर है, ऐतिहासिक चीज है। जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, आपने ये सब सुना होगा कि मोहिनीअट्टम कहाँ के, कुचिपुड़ी कहाँ का, भरतनाट्यम क्या, ये सब हेरिटेज है, ये हिस्टोरिकल। तो उस पर भी लोग रिसर्च करते हैं। रिलीजन जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक, आजीविका, हिंदुज्म, किसके बेस पे हिंदुज्म बना, हर चीजें क्या आपका ऐतिहासिक चीज है, इस पे भी लोग रिसर्च करते हैं। जैसे आजकल देखते होंगे लोग कहेंगे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कार्बन डेटिंग से हम पता करेंगे कि कौन सी मूर्ति कितनी पुरानी है और इसको बनाने वाले कौन से लोग थे। आज भारत में इतिहास को अगर आप नहीं समझेंगे, जैसे कभी काल देखते होंगे भारत में सबसे खतरनाक लेटर वैदिक पीरियड जो वर्णा सिस्टम आया, इन्होंने क्या किया, समाज को बांट के रखा। और यही से वर्णा सिस्टम अगर कोई माने या ना माने दोस्तों, जो मेरा अनुभव है, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति, सपोज करो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र एज ए डिवाइडेड बाय द 4 कैटेगरी। तो ब्राह्मण मीन्स होता है जो ब्रह्म मतलब ज्ञान को अर्जित कर रहा है, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, दान देना, दान लेना, एक कॉन्सेप्ट होता था। क्षत्रिय मीन्स छत्रा जिसको बोलते हैं लड़ाकू कौम, तो उनका काम था रक्षा करना, ठीक। उसके बाद तीसरा आता वैश्य मतलब व्यापार, ट्रेड करना, वाणिज्य करना, और शूद्रा मीन्स होता था सेवा करना। ये चीजें बटा था। लेकिन जब ये विदेशी आक्रमण हुआ, 712 मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, तो आप देखते हैं ब्राह्मण तो लड़ाई नहीं किया, वैश्य तो लड़ाई नहीं किया, शूद्रा तो नहीं लड़ा, लेकिन क्षत्रिय लड़े। क्षत्रियों को क्या हुआ, बलि का बकरा बना दिए। यही से देश होता है गुलाम, ये ऐतिहासिक चीज होता है। अगर वहीं चारों वर्ण सिस्टम, ये भी बोला जाता है कि कोई मुसीबत आए तो लड़ाकू भी सब लोग रहेंगे और ज्ञान भी सब लोग दे सकते हैं वहाँ, लेकिन वहाँ ऐसा व्यवस्था बना दिया कि ब्राह्मण ज्ञान दे सकता है। और ब्राह्मण वेद जो होता, विद्यापीठ होता, आज भी देखो देश में कि अगर कोई ब्राह्मण कहीं विद्यापीठ बैठ के रामायण महाभारत का कोई प्रवचन दे हो रहा, वहाँ क्षत्रिय बैठ के प्रवचन नहीं दे सकता, कोई वैश्य बैठ के नहीं दे सकता, शूद्र को तो पढ़ने का भी राइट नहीं था। यही सिस्टम देश को गुलाम बनाया। आप कभी तार्किक व्यू में सोचिएगा, ये बहुत खतरनाक सिस्टम। आज वही चीज नई जातियों का बेसिक रूप लिया हुआ। आज भी देखिए जाति है जो जाति नहीं, तो इसलिए हमें जब टॉपिक पढ़ो तो अपने दिमाग को खोलो, ऐसा क्यों है। अब बात करते हैं हमने दोस्तों जो मेथड्स यही हो गया हिस्टोरिकल। नेक्स्ट टॉपिक अब बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं जब तक आप अपने लक्ष्य, अपने गोल को नहीं प्राप्त कर लेते, तो बार बार जो प्रैक्टिस उसी बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल। देखते होंगे जब कोरोना काल आया तो बहुत खतरनाक, इसका नाम लेना बड़ा अशुभ लगता है। नए साल पे नाम ले लिया, भगवान माफ करे। तो अब इसमें क्या है कि जब तक वो दवा नहीं बना, मेडिसिन नहीं बना, उसका वैक्सीन नहीं बना, बार बार उसको क्या किया जाए, लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता था, तो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। अगला बात करेंगे इसी, एक हो गया हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल। अब बात करते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स होता है डिडक्टिव, बोलते हैं जनरल टू पर्टिकुलर। जब आप समान सी बातों में से किसी विशेष पर्टिकुलर चीज को आप इजाद करते हैं, डेवलप करते हैं, इनोवेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटिटिव मेथड्स। उसी को उल्टा कर दो, जब आप जनरल टू पर्टिकुलर बजा पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं तो आपका क्वालिटेटिव, गुणवत्ता की बात करता है। ये बेसिक चीज है। उसके बाद लास्ट में आपका आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मीन्स क्या होता है, जो पहले से ऑलरेडी कोई रिसर्च करके रखा है, आपने उसके नोट्स को पढ़ते हैं और उसके उसी बेसिक, जैसे आजकल देखते होंगे लोग किसी का थीसिस पढ़ो, थीसिस पढ़ने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि भाई कौन कौन सा मेथड यूज किया है, कैसे इन्हें प्रपोजल बनाया है, तो आपको एक आइडिया मिल जाती है। आजकल जाते होंगे जिनको रिसर्च करना है, गंगा शोध करके साइड है, उस पर आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो, कैसे टॉपिक बनाना, क्या मेथड रखना, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए,
कैसे रिसर्च पेपर राइटिंग करेंगे, ये सब कुछ आप वहाँ से सीख सकते हो। तो उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल ऑफ मेथड्स। ये हो गया आपका मेथड्स। अगला बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है? कंसिस्टेंसी होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, डिडक्टिव होना चाहिए, इंडक्टिव होना चाहिए, एक्शन रिसर्च होना चाहिए। ये सब 30 प्रकार को उसको डिवाइड किया गया है। वेरिएबल होना चाहिए, नॉन वेरिएबल होना, डिपेंडेंस होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। ये सभी पॉइंट कौन कहता है? आपका रिसर्च जो है 30 भागों में उसको बांटा गया है। आपका रिसर्च क्यों करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या मेथड यूज करेंगे, सारी पॉइंट इसमें आपका 30 भागों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ रिसर्च। कैरेक्टर जो है टोटल इसके 12 हैं। जैसे आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिविटी क्यों है, कंसिस्टेंसी क्या है, एक्यूरेट क्या है, फैक्टर कंट्रोल क्या है, ये आपका आता है किसमें? टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब इसमें ऑब्जेक्टिव मतलब रिसर्च क्यों करेंगे, कि उसके बाद एक्यूरेसी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ये वही सारी चीजें जो आपका टाइप्स है, वही आपका कैरेक्टर की बात करता है। तो इसमें 12 है, 12 प्रकार के हैं। एक बार सरसरी निगाह में मैंने वीडियो बनाया दोस्तों, अगर आप डालेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च या मेरा नाम भी डाल देंगे रमेश कुमार, तो उसमें पूरा 12 को मैं समझाया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं एथिक्स ऑफ रिसर्च। ये वाला एथिक्स मतलब क्या होता है? कोई भी रिसर्च आप करो, किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए। यही नैतिकता बताती है कि भाई आप अपने जेब से पैसा खर्च करिए, दूसरे की जेब से पैसा खर्च करना कोई एथिक्स नहीं है। आप अपना दिमाग लगाइए, आप अपना कुछ मेथड नहीं देंगे, अपना आइडिया नहीं देंगे, दूसरे कॉपी करके देंगे तो क्या रिसर्च आपने किया? कुछ नहीं किया। यही होता। आईसीटी सपोर्ट मटेरियल क्या करता है रिसर्च में? आज के प्रेजेंट टाइम में आईसीटी सपोर्ट मटेरियल आपके रिसर्च में काफ़ी हेल्प करता है, मदद करता है। क्योंकि पहले एक समय था आपको बार बार लाइब्रेरी या इंस्टीट्यूट कॉलेज में जाके पढ़ना पड़ता था, वहाँ से टॉपिक ला करके पढ़ते थे, फिर आप टीचर से संपर्क करते या गुरु जी से संपर्क। अब आप घर बैठे, अगर आपके पास लैपटॉप अच्छे हैं, अच्छे आपके पास वाईफाई जो भी कनेक्शन लगा है, घर बैठे सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज बढ़ा सकते हैं, जो कि आपका आईसीटी सपोर्ट मटेरियल काफ़ी मदद करता है, ठीक है। अब होता है एक और हम बताते हैं, उसके बाद ये सब टी टेस्ट जेड टेस्ट इसको हो जाते हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च ये क्या है दोस्तों? जब भी आप रिसर्च करेंगे तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? पहले किसी चीज का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उस प्रॉब्लम के डिजाइन बनाओ, डिजाइन के बाद डेटा कलेक्शन करो, उस डेटा को सैंपल बनाओ, प्रोबेबिलिटी है कि नॉन प्रोबेबिलिटी। फिर उस सैंपल जो आप बनाएंगे तो उसको आप एक प्रपोजल बनाएंगे, प्रपोजल में आप ऑब्जेक्टिव रखेंगे, टॉपिक रखेंगे, मेथड्स यूज क्या करेंगे, फिर उसी प्रपोजल को आप कहते हैं डेवलपिंग डेटा कलेक्शन करेंगे, फिर उसी डेटा के आधार पर उसको एनालिसिस करेंगे, लास्ट में उसको सबमिट कर देते हैं। मैं एक सरसरी निगम बताता हूं, पहले क्या करोगे, यहां पर मिटा के बताते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, पेपर बहुत करीब है, तो मैं चाहता हूं कि कोई भी अगर मेरे लिए एक ही विद्यार्थी मेरा वीडियो देखता है तो उसका फायदा होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी सब लोग अपना समय दे रहे हैं तो उनका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। पी मार प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स, फिर प्रॉब्लम को क्या करो, डिजाइन, डिजाइन, फिर उसके बाद डिजाइन के साथ क्या करो, उसको डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन। और जब डेटा कलेक्शन हो फिर क्या करो, उसको सैंपलिंग, सैंपल बनाओ, उस सैंपलिंग को फिर क्या करो, प्रपोजल बनाओ, प्रपोजल, प्रपोजल के बाद फिर क्या करोगे आप, डेवलपिंग डेटा, डेवलपिंग डेटा कलेक्शन करो। डेवलपिंग डेटा कलेक्शन के बाद फिर क्या करोगे, उसको एनालिसिस, एनालिसिस, एनालिसिस करने के बाद फिर आप करोगे सबमिट। ये चीजें आपका होता है स्टेप ऑफ रिसर्च। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको पूछता कितने स्टेप है, 8 स्टेप करके आपका ये पूरा बनता है क्या, कौन सा, स्टेप ऑफ रिसर्च। अब बात करते हैं टी टेस्ट, जेड टेस्ट और काई टेस्ट क्या। देखिए याद रखना, 30 से कम है तो टी टेस्ट, 30 से ज्यादा है जेड टेस्ट, और अगर 30 से कम ना ज्यादा तो काई टेस्ट। ये होता है आपका 30 एक नंबर याद रखना बस,
आगे मत जाना, बहुत डीपली अगर बताएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। दूसरा इनोवा टेस्ट। इनोवा टेस्ट में क्या होता है, जहां पर बिटवीन और एमंग की बात करता है, जहां पर दो ग्रुप है और या तो ग्रुप की संख्या ज्यादा है, बस उसको बोलेंगे इनोवा टेस्ट। बस एक खत्म हो गया आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का। और दो टॉपिक और थोड़ा एडवांस बता देते हैं दोस्तों, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगला टॉपिक अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगला टॉपिक आप जब पढ़ेंगे इसी में और है, एक होता आपका एस्क्यूनेस और कुर्तिस। यहां से कभी काल क्वेश्चन पूछता है, एस्क्यूनेस, एस्क्यूनेस एंड कुर्तिस, सॉरी कुर्टिटियस बोलते हैं, टी टी कुर्टिटी ओ यू एस ऐसे करके दो पॉइंट है। इसमें क्या होता है, एस्क्यूनेस में एक ऐसे लाइन खींचना और ऐसे करना, यहाँ से परपेंडिकुलर करना, इसको राइट पोर्शन, इसको लेफ्ट पोर्शन। इसको आप समझाएंगे मेन से, यहाँ पर लिखना 0, यहाँ आप लिखेंगे 1 2 3 4 5, इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4। ठीक, ये आपका पॉजिटिव की बात, ये आपका नेगेटिव की बात, ये आपका जीरो की बात करता है। अगर पूछता है कि मीन बड़ा है, फिर मीडियम, फिर उसके बाद मूड, तो ये आपका राइट की बात करेगा। और जब यहीं पर आपका मीन छोटा, उसके बाद मीडियम, उसके बाद आपका मूड, तो ये आपका लेफ्ट की बात करेगा। और जब आपका मीन इज इक्वल टू मीडियम इज इक्वल टू मूड, इसको आपका जीरो की बात करेगा, अर्थात जीरो, जेट्स जीरो। ये चीजें आपको याद रखना, इसी बोलते हैं एस्क्यूनेस। ठीक, बस इतना था। कुर्तिस में क्या करेंगे, आइए कुर्तिस की यहां बता देते हैं। कुर्टिटियस यहां इसको मिटा के लिखते हैं। दोस्तों अच्छा लग रहा है, ठंड का मौसम, पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। चलिए यहां क्या करोगे, एक ऐसी लाइन खींचना, ठीक, उसके बाद यहां से एक आप बनाना लैपेयोटिक, फिर उसके बाद मेजियोटिक, फिर उसके बाद प्लेयोटिक, 3 लाइन। लैपेयोटिक एल से, मेजियोटिक एम से और प्लेयोटिक पी से डिनोट करते हैं। यहाँ जो सबसे तीखा ये पॉइंट, उसके बाद मिड पॉइंट, उसके बाद प्लेयोटिक, बस इतना याद है। इसको बोलते हैं एस्क्यूनेस ओ कुर्तिस, बस खत्म। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको मैचिंग करने का LMP लिख के दे देगा, तो याद रखना इस तरीके से करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछता है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग के लिए जितना एफर्ट मेरा होगा, प्रयास मैं पूरा करूंगा। और मेरा कोई शौक कभी पैसे के लिए नहीं मैं पढ़ाता, मुझे इसमें एंजॉय आता है, मेरा एक पेशेंस है। बहुत से लोग होते हैं ना कि लाइक सब्सक्राइब फालतू की नौटंकी करते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। आप अगर मेरे लिए एक ही बच्चा पढ़ता है, मैं उसे बहुत खुश हूँ, उसका भला होना चाहिए। मैं तो जिस दिन और कुछ हुआ तो मैं पूरा फ्री एजुकेशन करूँगा। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स होता है बेसिक चीज में क्या क्या पढ़ना, एक एक करके समझते। पहला इसके कॉन्सेप्ट को समझो, दूसरा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तीसरा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, नेक्स्ट कम्युनिकेशन, उसके बाद मास मीडिया कम्युनिकेशन, मास मीडिया कम्युनिकेशन, नेक्स्ट इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन,
सिंक्रोनस। ये है आपका पूरा कम्युनिकेशन का टॉपिक। अब समझेंगे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ इसको बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए नाम का कोई व्यक्ति, यहाँ पर बी नाम का कोई व्यक्ति है। एक मन में कोई एक थॉट है, कोई विचार है, जो प्रश्न करता है उसको बोलते हैं इनकोड करना। इनकोड क्या करेगा वो? इनकोड करेगा। और इसी मैसेज जब अपने दोस्त के पास मैसेज यहाँ लिख देते हैं, मैसेज को क्या करता है वो सेंड करता है, तो इसका दोस्त उस मैसेज क्या करता है? डिकोड करता है। डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद जब वो फीडबैक करता है, रिप्लाई देता है, फीडबैक, तो इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं कम्युनिकेशन। एक द्वारा कोई सवाल उठा, अब बी ने उसके सवाल का रिप्लाई करने की ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। ठीक, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, इसे कितने भागों में बांटा गया है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, सर्कुलर कम्युनिकेशन या सर्कल कम्युनिकेशन, ये सब आपका होता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब एक एक करके समझते हैं। यहां पर बताते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का। फर्स्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल। दूसरा इनफॉर्मल, फॉर्मल। तीसरा ये होता गया। उसके बाद डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। उसके बाद इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट उसके बाद आपका वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन। सी फॉर कम्युनिकेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन कर देते हैं दोस्तों, इतना समझना। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। उसके बाद वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन। उसके बाद सर्कुलर कम्युनिकेशन। ये है आपका पूरा कम्युनिकेशन। ठीक है, अब एक एक करके यहां समझाते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स होता है जिसमें कोई रूल है, कोई नियम की बात होता है। जब आप रूल के अकॉर्डिंग बात करते हो उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें कोई रूल और नियम नहीं होता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन वो होते हैं जो फेस टू फेस बात करते हैं, आमने सामने बैठ कर, उसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन उसे बोलते हैं जो आप आमने सामने नहीं होते बट किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, सपोज मोबाइल है तो उसके माध्यम से आप जब बात करते हो उसको इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बेसिक 2 पॉइंट को याद रखना। एक आपका होता है सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, और एक होता आपका असिंक्रोनस। बस सिंक्रोनस और असिंक्रोनस यहां से क्वेश्चन पूछता है। सिंक्रोनस जब आप इमीडिएटली किसी का रिप्लाई या उत्तर देते हैं, सिंक्रोनस जब आप किसी का रिप्लाई बाद में उसका फीडबैक आता है, अर्थात सिंक्रोनस ये होता है इमीडिएटली, मतलब जब आप ऑनलाइन दोनों लोग बातें कर रहे हो, चाहे आपका ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, इसको सिंक्रोनस में। असिंक्रोनस वो होता है जिसमें आप वीडियो बना के अपलोड करते हैं, बाद में उसका फीडबैक आता है, उसको बोलते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ये होता है आपका इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का बेसिक 2 पार्ट। अगला होता है वर्बल कम्युनिकेशन। जब आप बोलते हैं ओरल या आप राइटिंग करके बात करते हैं उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अगला होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब आप एक प्रकार से कोडिंग तरीके से बात करते हैं, लिखित नहीं बल्कि कोड में बात करते हैं। जैसे आप रोड क्रॉस करते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, रोड कैसे क्रॉस करना है, ये हो आपका होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो आपको कोडिंग के तरीके से बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल, सपोज जैसे मैंने एक लाइन खींचा, यहाँ पर प्रोफेसर साहब है, यहाँ भी प्रोफेसर 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 आपस में जो बात करते हो, और टीचर यहाँ पर स्टूडेंट 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 आपस में बात करते हो, इसी को बोलते हैं आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन जहाँ पर प्रोफेसर स्टूडेंट से, स्टूडेंट प्रोफेसर से, और इससे नीचे मान लीजिए एमडी साहब, सीईओ साहब, इनको भी जोड़ सकते हो। चपरासी जी हैं, मैं चपरासी को इज्जत कर रहा हूँ, चपरासी जी, तो वो भी क्या है वर्टिकल कम्युनिकेशन। और एक सर्कुलर कम्युनिकेशन, जब कोई एक राउंड टेबल तरीके से एक सर्कल बना लो, यहाँ पर ए बैठा, यहाँ पर बी बैठा, यहाँ सी है, यहाँ डी,
जो आपस में लोग बात करते हैं एक राउंड टेबल तरीके से, इसी को बोलते हैं सर्कुलर कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, ये सारी पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब अगला बात करते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है लीनियर कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। लीनियर कम्युनिकेशन मीन्स होता है जो अकेला व्यक्ति हो, लोनली है, अकेले बैठ के बात कर रहा हो, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अपने आप से। इसको चलो यहाँ लिख के बताते हैं। ठीक है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में दोस्तों ये एक मैराथन है, सारा पॉइंट मैं इसमें आपको बता देता हूँ, बाद में आप रिवीजन कर लेना। लीनियर कम्युनिकेशन, लीनियर। दूसरा ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल। उसके बाद इंटरएक्टिव, इंटरएक्टिव। बस इतना ही है। लीनियर मीन्स होता है अकेला कोई एक व्यक्ति है जो खुद से बात कर रहा हो, अपनी लाइफ, अपनी दुख दर्द को खुद से बयां कर रहा हो, अपने आप से बात करना। ट्रांजिशनल जिसमें 2 पर्सन होते हैं, 2 पर्सन मतलब 2 लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं आमने सामने। इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन जब वो एक प्रकार से असिंक्रोनस तरीके से बात कर रहा हो, वीडियो पे किसी की चैटिंग कर रहा है लेकिन पता चलो चैट किया उसका रिप्लाई नहीं है, बाद में उसका फीडबैक आता है, वो होता है इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये चीजें आपको होता है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर सिंगल व्यक्ति है, अकेले से बात करना। ट्रांजिशनल 2 व्यक्ति आमने सामने बैठ के बात करेंगे। इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन मैं कोई वीडियो बनाया, अपलोड किया, बाद उसका फीडबैक देते, रिप्लाई करते, उसको बोलते हैं इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। ये चीज हो गई। अगला बात करते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। मास मीडिया कम्युनिकेशन मीन्स होता है जो लार्ज लेवल में आप बात करते हैं, किसी एडिटोरियम या सेमिनार, रेडियो, टेलीविजन, ये सब क्या है, मास मीडिया का बेसिक कॉन्सेप्ट बोला जाता है। अगला है इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, जो आप बात करते हैं लिखित रूप से या राइटिंग करते हैं और बोल करके करते हैं, कितना दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। जैसे आप लेक्चर लेते हैं या बात करते हैं, तो ये भी आपका क्या है, इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। और एक और रह गया था दोस्तों आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद एक आपका कम्युनिकेशन चैप्टर समाप्त होता है। क्या, बैरियर, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में इसको पढ़ेंगे, से 5 प्रकार का होता है, एक एक बात करते हैं। एक होता आपका फिजिकल बैरियर, एक मिनट गलत हो गया दोस्तों, याद रखना, थोड़ी बाय मिस्टेक हो जाती है। फिजिकल बैरियर। दूसरा है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। उसके बाद यही लिखते हैं अगला ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एक होता है आपका लिंग्विस्टिक, अर्थात यही लिख देते हैं भाषा, थोड़ा हिंदी भी चाहिए। और बस हो गया, और कौन सा रह गया, एक होता है आपका कल्चरल, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक। ये आपका होता है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। फिजिकल मीन्स होता है जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अचानक से मेरा कैमरा टूट के गिर गया, या लाइव में क्लास ले रहा हूँ, तो क्या हुआ, एक फिजिकल बैरियर हो गया, आप लोग से कनेक्टिविटी कट गया, ये फिजिकल बैरियर हो गया। या मैं पढ़ाता हूँ, अचानक से पता चला कि लाइट चली गई, अब पूरा जो राइटिंग कर रहा हूँ लेटर वो दिखाई नहीं दे, ये क्या है, फिजिकल बैरियर। आप बात कर रहे थे, अचानक आपके मोबाइल का टावर, जैसे मान लीजिए कहीं टावर छोड़ दिया, फिजिकल बैरियर, इसी को बोलते हैं फिजिकल बैरियर। दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर, PSY, PSHY जो भी है, PSHY जो भी साइकोलॉजिकल बोलते हैं, PSY क्योंकि PSHY अलग अलग, P साइलेंट होता है। अब यहाँ पर साइकोलॉजिकल बैरियर मीन्स जो आप पहले से किसी को ऐसी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कितना भी अच्छा हो या बहुत बुरा हो, आप उसके विचार से पहले से अपने मन में एक निगेटिव धारणा बना लेते कि व्यक्ति ठीक नहीं है, कितना अच्छा पढ़ाएगा, कितना अच्छी बातें करेगा, ये ठीक है ही नहीं, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल मतलब मनोविज्ञान बाधक या जो भी है, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है।
अगला ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है संगठन, नियम, कानून। अगर मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री या आप मान लीजिए पुतिन जी से या ट्रंप जी से बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। एक ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है, तो आपके लिए बहुत कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो भी एक बाधाएं उत्पन्न करती हैं। अगला है लिंग्विस्टिक, मतलब भाषा। भाषा को लेकर के कोई हिंदी में बात कर रहा है, कोई कन्नड़ में बात कर रहा है, आपको अगर कन्नड़ नहीं आएगा, उसको हिंदी नहीं आएगा, तो इसको लेकर के भाषा को लेकर के बाधाएं उत्पन्न होती, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। अगला है कल्चरल। अब एक दूसरे कल्चर को अगर आप नहीं समझेंगे तो उनकी खान पान क्या है, उनकी रहन सहन क्या है, उनकी सिस्टम क्या है, उनकी परंपरा क्या है, उनका शिष्टाचार क्या है, ये होती है आपकी कल्चरल बैरियर्स। बस यही चीज़ है। ये पूरा हमने बात किया कौन कौन सा, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। 1 मिनट दोस्तों, उसके बाद शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। इसमें क्या क्या टॉपिक है एक एक करके समझते हैं। अब लॉजिकल रीजनिंग जो आपका टॉपिक होता है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना पड़ता है, एक एक करके यहाँ समझाएंगे। पहला होता है आपका शुरुआत में लॉजिकल रीजनिंग में मेन टॉपिक बात करते हैं। जैसे आपका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, देन कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन। नेक्स्ट कोडोनेशन क्या है, कहीं के कोनोटेशन बोलते हैं, कोनोटेशन, कोनोटेशन क्या है, डेनोटेशन क्या है, डेनोटेशन क्या है, स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या है, स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या है। नेक्स्ट टॉपिक, पहले इतना बताते हैं, फिर उसके बाद आगे के करके और लिखेंगे। स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कंक्लूजन। जब आप कोई कथन, कोई परमिसेस 1 परमिसेस 2 कोई स्टेटमेंट आप देते, सपोज कैसे कि आज कोहरा, जैसे आपने बाहर निकला तो जिससे कहते हैं कि कोहरा कोहरा सा छाया हुआ था, आपने स्टेटमेंट दिया, तो आप बोलेंगे कि ठंड जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बोले कैसे, कोहरा बहुत ज़्यादा है, तो उस पर आप आर्गूमेंट करेंगे, नहीं कोहरा नहीं, ये तो धुआं है। लेकिन लोग कहेंगे नहीं, अगर कोहरा है तो हमें ठंड क्यों नहीं लग रहा, अगर ठंड लग रही है तो इसका मतलब कोहरा है। तो लास्ट में उसका कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकालेंगे, ठंड बहुत पड़ी है, इसका मतलब कोहरा है, ओला गिर रहा है। तो इस तरीके से आपका स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कंक्लूजन ये बेसिक चीज होता है। परमिसेस 1 परमिसेस 2 दोनों में आप क्या करते हैं, स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट पे आर्गुमेंट करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं स्टेटमेंट और आर्गुमेंट और कंक्लूजन। नेक्स्ट कोनोटेशन, डेनोटेशन। कोनोटेशन किसी भी चीज का कोडिंग रूप में बात करें, डेनोटेशन मतलब अलग अलग सांकेतिक समझाना। सपोज आपने इस टाइप में होता है सांप, अब किसी चीज का एक मीनिंग निकाला सांप, लेकिन जब उस सांप को आप सपने में देखते हैं तो उसका अलग अलग आप क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि रात में सपने में देखा मैंने सांप, तो इसका मतलब आप कहेंगे कि मेरे ऊपर जो है शिव जी की कृपा है, या मुझे कुबेर धन की प्राप्ति है, या आपको पैसा मिलने वाला है। तो जब उसको अलग अलग तरीके से उसको डिनोट करके समझाते हैं तो होता है डेनोटेशन, और जब पहली मीनिंग आप समझते हैं उसको बोलते हैं कोनोटेशन। अब बात करते हैं स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग दोस्तों क्या होता है, यहां पर आप बनाते हैं 4 ऐसे ऐसे इस तरीके से लाइन खींचना, ठीक है, ये होता है आपका कोनोटेशन। क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, ए ई आई ओ। अभी क्या है स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग में, जो यहां का पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ऑल, इसको बोलेंगे नो, इसको बोलेंगे नो एंड सम, SOME, ठीक, और इसको बोलेंगे सम। अभी है क्या, मान लीजिए A E I O,
एक मतलब ऑल। अगर आपने सिलोइज्म पढ़ा होगा, सिलोइज्म, वहां पर सम क्या है, ऑल क्या है, नो क्या है, ठीक वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पर ये कहता है कि जैसे कोई मैंने परमिसेस लिखा, कोई बात लिखा कि ऑल डॉग इज कैट, ठीक, मैंने लिख दिया ऑल डॉग इज CAT, ऐसे दोस्तों कैट। तो मैं बोलूंगा ऑल की बात हो गया, तो मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, एक बनाऊंगा डॉग, ऑल डॉग इज कैट, CAT, बस ये हो गया ऑल का। दूसरा बनाता हूं कि ऑल डॉग इज, या ऐसे लिख दो ना, नो डॉग इज कैट, या नो डॉग कोई भी, या ऑल डॉग इज नो कैट, ये दूसरा परमिशन लिख दिया, ये फर्स्ट। दूसरा लिखता हूं ऑल डॉग इज नो कैट। तो ये क्या हो बनेगा इसका डायग्राम, तो एक हो जाएगा डॉग, एक हो जाएगा कैट, ये हो जाएगा डॉग और ये हो जाएगा कैट, अलग अलग बनेगा। तो यहाँ इसका हो जाएगा नो का मतलब ये दोनों अलग अलग। तीसरा बोलता है नो और सम का मतलब क्या है, ये जब बोलेगा कि ऑल डॉग इज नो सम कैट, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका डायग्राम भी अलग अलग ऐसे बनेगा, ठीक। एक का डी करो, एक का सी करो, एक का डी करो, एक का सी करो। यहां होता है कि आर डॉग या सम डॉग इज कैट, ऐसे लिखोगे सम डॉग इज कैट। तो सम डॉग का एक मतलब ये कैसे, कुछ पोर्शन ऐसे, एक का डी और एक का सी। अभी इसमें ये जो हमने बना दिया, यहां से ए और ई आई ओ का क्या रिलेशन बनाएगा, ये चीज बताना चाहते हैं। अगर आल से ई का अगर रिश्ता बनाते, आल से और नो का, इसका नाम देते हैं कंट्राडिक्टरी, कंट्राडिक्टरी, ठीक। दूसरा अगर यही आई और ओ का पूछेंगे, सम और नो सम का, इसको बोलेंगे सब कंट्राडिक्टरी, सब कंट्राडिक्टरी। और यहीं पर अगर मान लीजिए ए और ओ का पूछेंगे, इसको बोलेंगे कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन। और यही आई और ई का अगर पूछेंगे तो इसको भी बोलेंगे कंट्राडिक्शन, ठीक। और यहीं पर अगर ए और आई का रिश्ता पूछेंगे, वही परमिशन, तो इसको बोलेंगे सब अल्टरनेटिव, सब अल्टरनेटिव। और यहीं पर ई और ओ का रिश्ता पूछेंगे तो इसका बोलेंगे सब अल्टरनेटिव, सब अल्टरनेटिव। ये बेसिक चीज आपका होता है, ये चीज आपको बार बार पूछता है, इसी बोलते हैं स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में, तो ये आपका कर दिया, अगला टॉपिक अब इसी में लॉजिकल रीजनिंग, यहां बताते हैं। अब वही चीज है, जिससे जिससे जो रिश्ता पूछेगा वैसे चीजें पूछता है, कंट्राडिक्टरी, कंट्राडिक्शन, सब कंट्राडिक्टरी और सब अल्टरनेटिव, ठीक है दोस्तों। अब अगला टॉपिक हम बात करते हैं, कौन सा, इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, ये दो पॉइंट को याद रखना। डिडक्टिव इंडक्टिव आपको रिसर्च में भी बताया, वही चीजें हैं। इसको बोलते, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, साउंड क्या है, अनसाउंड क्या है, वैलिड क्या है, अनवैलिड क्या है, वैलिड और अनवैलिड या इनवैलिड, अनवैलिड नहीं, इनवैलिड, वैलिड और इनवैलिड, ये चीजें आपका होता है किसमें, डिडक्टिव में। लेकिन ये है क्या, जैसे मैं कोई चीज लिखा कि राम इज ए बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अब यहां पर क्या कहा जाए, राम
एक परमिसेस मैंने लिखा, दूसरा परमिसेस लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं दोस्तों क्या, ऑल बॉयज इज गुड। तो कुछ यहां दिख रहा होगा, यहां पर लिखा है कि ऑल बॉयज इज गुड, राम इज ए गुड बॉय, ये फर्क है, कुछ चीज दिख रहा होगा। तो ये चीज यहाँ क्या, डिडक्टिव, इंडक्टिव, साउंड, अनसाउंड। साउंड किस चीज की बात कर रहा है, गुड गुड, और क्या, बॉय और बॉयज, लेकिन पर्टिकुलर किसी का नाम दिया जाए, किसका, राम। तो यही चीज आप याद रखना, जब एक पर्टिकुलर से अगर मान लीजिए किधर का, ऐसे कर सकते हो, जैसे सभी में से किसका नाम ले, सभी में से एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, अर्थात जर्नल टू पर्टिकुलर, इसी को बोलते हैं डिडक्टिव। और जब इसी चीज को उल्टा कर दो, तो उल्टा जब करोगे तो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर टू जनरल, वो हो जाएगा इंडक्टिव। लेकिन इंडक्टिव में क्या आप पढ़ोगे, आपको इंडक्टिव में आपको देखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग और वीक, और उसके बाद कॉन्जेंट, अनकॉन्जेंट, ये बेसिक चीज याद रखना। इसी चीज को पलट दोगे, स्ट्रॉन्ग क्या दिखेगा, ये चीज को मान लो उल्टा कर देते हैं, ऐसे समझो ये चीज। स्ट्रॉन्ग क्या है, बॉयज, यहां पर बॉयज। वीक क्या दिख रहा होगा, गुड भी यहाँ, लेकिन यहाँ राम है, लेकिन इसमें राम नहीं है। यही चीजें आपको जब पलट दोगे डिडक्टिव और उस पलट दोगे दूसरे साइड, तो आपका इंडक्टिव होता है। बस ये चीज होता है और कुछ नहीं। अब बात करते हैं इसमें इवेल्युएशन ऑफ वेन डायग्राम, अगला लॉजिकल टॉपिक। कौन सा, इवेल्युएशन ऑफ वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें आता है, एक एक करके समझते हैं। देखिए, पहला एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे, और यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे, और यहाँ पर एक ऐसे स्क्वायर बनाएंगे। अब मान लीजिए मैं ए को किसी डॉक्टर से डिनोट किया, ट्रायंगल को मैं इंजीनियर से डिनोट किया, और स्क्वायर को मैंने प्रोफेसर साहब से डिनोट किया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसमें मूल्यांकन क्या करूंगा कि यहाँ कोई नंबर लिख दिया 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 8, तो पूछूंगा ऐसा कौन सा डिजिट या नंबर है जो तीनों को डिनोट कर रहा होगा, तो कौन सा होगा, 4। जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, तो यही आपको मूल्यांकन करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया इवैल्यूएशन ऑफ वेन डायग्राम। इतना ही था और कुछ है नहीं इसमें। आपको अगर क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे ही मिलेगा, आपको उसमें से सर्च करना कौन सी नंबर किसको, तीनों को डिनोट कर रहा है, 2 को डिनोट कर रहा है, तो इस प्रकार से आप चीजें बना सकते हैं। अगला टॉपिक, इवैल्यूएशन ऑफ या इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। आप लिखते हैं इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। अब इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ते हैं, इसके बेसिक 2 पार्ट। एक होता आपका हेत्वाभास, एक होता आपका ऑर्थोडॉक्स। ठीक है दोस्तों, हेत्वाभास में जो आप पढ़ते हैं इसको बोलते हैं नास्तिक, और इसको बोलते हैं आस्तिक। नास्तिक में जो आएगा आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, अजीविका, ये चीजें आपको आती हैं। क्योंकि ये लोग नास्तिकता पे बात करते हैं, ये कहते हैं हम साइंस और विज्ञान, मतलब लॉजिक प्लस साइंस पे हम बात करते हैं, अर्थात तार्किक और वैज्ञानिक तरीके जो बात करते हैं वो होते हैं हेत्वाभास। और ये दोस्तों ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स, ये हेटेरोडॉक्स,
ये था ऑर्थोडॉक्स, इतना याद रखना। तो जो आपका हेटेरोडॉक्स होगा ये आपका नास्तिकता की बात करें, ऑर्थोडॉक्स आस्तिकता की बात करेगा। ऑर्थोडॉक्स में जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर आपको वेद, वेदा, उपनिषद इनकी बात करता है, जो गॉड में बिलीव करते हैं। ठीक है, बस इतना ही चीज़ है, ज़्यादा डीपली मत जाओ, न बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा। अगला टॉपिक हम बात करते हैं यहाँ पर, उसको बताते हैं लॉजिकल रीजनिंग में ही। अब देखिए यहाँ पर अगला पढ़ेंगे परमाणु, प्रमाणा। प्रमाणा मीन्स होता है प्रत्यक्ष, प्रूफ होना। इसमें पढ़ेंगे कितने पॉइंट, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अनुपलब्धि, अनुपलब्धि, लब्धि, उसके उपमाना, उपमाना, अर्थापटि, अर्थापटि और शब्दा, शब्दा, ये बेसिक चीज होता है। प्रत्यक्ष, अनुपलब्धि, उपमाना, अर्थापटि, शब्दा, ये बेसिक चीज आपका पूछता है। प्रत्यक्ष मीन्स होता है किसी चीज का प्रत्यक्ष प्रूफ होना, जो आप बात करोगे प्रूफ के साथ बात करना। अनुपलब्धि, जो चीज उपलब्ध ना हो। उपमाना, जो किसी से तुलना किया जाए, कंपेयर किया जाता। अर्थापटि, किसी चीज का अर्थ निकालना। और शब्द मीन्स होता है आपको, जो आप शब्द के माध्यम से क्या करते हैं, प्रूफ दर्शाते हैं। यही होता है प्रत्यक्ष, अनुपलब्धि, उपमाना। और एक होता अनुमाना, एक होता है अनुमाना। अनुमाना मीन्स किसी चीज में अनुमान लगाना, एस्टिमेटेड करना। जैसे पानी गर्म है तो मतलब भाप उठेगा, पानी ठंडा है तो भाप नहीं उठेगा। तो ये सारी चीजें किसी भी चीज करके ये प्रूफ की बात करता है, ये भी आपका पूछता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला, इसी में टाइप्स ऑफ अनुमाना। तो टाइप्स ऑफ अनुमाना जब पढ़ेंगे, एक होता है आपका व्याप्ति, व्याप्ति और हेत्वाभास, ये चीजें होता है। ये था दोस्तों व्याप्ति मीन्स जिसमें कोई रीजन छुपा है, कोई कारण होता है, उसको व्याप्ति बोलेंगे। हेत्वाभास जिसमें हम पढ़ेंगे माइनर टर्म क्या है, टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है और मेजर टर्म क्या है, मेजर या मेजर टर्म क्या है, ये चीजें होता है। मेजर, माइनर टर्म, मिडिल टर्म क्या होता है, जिसमें दोनों पॉइंट लिखा हो। जैसे अगर मान लीजिए मैं कोई परमिशन लिखता हूं, यहां पर आपको बताते हैं दोस्तों, यहां पर कोई परमिशन लिखा, परमिशन ऑल बॉयज इज गुड, ठीक, ऐसे लिख दिया गुड। राम इज गुड बॉय, बस। अब ध्यान से देखिए कौन सी इसमें माइनर टर्म होगा, कौन मिडिल टर्म, कौन मेजर टर्म होगा। तो अगर ध्यान से देखें तो बॉयज क्या है, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, गुड, मिडिल टर्म, मिडिल, जो कि दोनों में दिख रहा है। माइनर टर्म कौन सा आएगा, राम, एक माइनर की बात हो रहा है, तो एक मिडिल निकल गया, एक माइनर, बाकी मेजर क्या होगा, बॉय या गुड, यहां भी गुड, ये भी गुड, या आपका ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो आएगा गुड, इसकी बात हो जाता है आपका गुड बॉय, ये आपका मेजर टर्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो माइनर टर्म ये हो गया, मिडिल टर्म जो दोनों में अक्षर है, और माइनर, मिडिल और मेजर टर्म वो होता है जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। बस ये दोस्तों हो गया आपका पूरा लॉजिकल रीजनिंग, हमने सब पे बात कर लिया। अगला टॉपिक उसके बाद हेत्वाभास में और पढ़ते हैं कितने टाइप्स होते हैं, बधित, अवधित, विरुद्ध, सत्य, प्रतिपक्ष, ये सारी पॉइंट बात करता है। ये था आपका लॉजिकल रीजनिंग। अब बात करते हैं आईसीटी सपोर्ट मटेरियल। आईसीटी सपोर्ट मटेरियल में आप क्या क्या पढ़ते हैं दोस्तों,
या तो यहीं तक आज रोक देते हैं, बाकी कल पूरा बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, मज़ा नहीं आता। तो इतना पहले आप पढ़िएगा, फिर उसके बाद कल दूसरा बनाते हैं इसी पे से, ठीक है। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, और मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस खूब करो क्वेश्चन का। धन्यवाद दोस्तों।